All right, kids. So welcome back to the online class. I hope you are good. एक्सपेंसेस कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंसेस इनिशिएट किया था। आज हमें एक्सपेंसेस से ही कंटिन्यू करना है। नोट लिखा हुआ है हमारे पास, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट एज आइदर स्पेशल और नॉर्मल एक्सपेंस। तो आपको थोड़े टाइम में ये बात समझ आएगी कि क्यों चंद एक्सपेंसेस को मैं स्पेशल एक्सपेंस कहता हूं और क्यों बाकी एक्सपेंसेस को मैं नॉर्मल एक्सपेंस कहता हूं। लेकिन एक्सपेंसेस की बात हो और स्पेशल एक्सपेंस की बात हो तो एक स्पेशल एक्सपेंस तो आप सबको पढ़ाना पड़ता है। गौर से देखिएगा, उसका नाम है परचेजेस। देखिए जरा क्या लिखा है हमने। एक्सपेंसेस की कैटेगरी में हमने एक सब हेडिंग लिखी है। एक्सपेंसेस की कैटेगरी में हम एक सब हेडिंग लिख रहे हैं सर, जिसे कहते हैं हम परचेजेस। सवाल आ जाता है कि सर ये परचेजेस क्या होती हैं। आपको और मुझे आसान अल्फाज में परचेज का मतलब पता है, खरीदना। हाँ राइट, खरीदना। सर परचेज मतलब खरीदना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई परचेज का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे खरीदना, राइट। लेकिन याद रखिएगा, अकाउंटिंग में परचेजेस का मतलब खरीदना नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सर क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग में? फोकस कीजिएगा। व्हाट डू वी मीन बाय, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड परचेजेस इन अकाउंटिंग? परचेजेस का मतलब है गुड्स बॉट फॉर रीसेलिंग पर्पस। अब आप देखें परचेजेस का क्या मतलब है। सर ये वो गुड्स हैं जो कि हम दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हैं, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खरीद रहे, दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हैं। गुड्स बॉट फॉर रीसेलिंग पर्पस आर कॉल्ड परचेजेस इन अकाउंट्स। परचेजेस का मतलब है वो गुड जो हम दोबारा बेचने के लिए खरीदें। या इसका एक और भी हो गया ना, रीसेलिंग पर्पस और ट्रेडिंग पर्पस। दो दो चीजें हो सकती है ना, रीसेल करें या ट्रेडिंग करें, ये एक ही बात है, दो नाम है इसके। तो गुड्स बॉट फॉर रीसेलिंग पर्पस और ट्रेडिंग पर्पस आर कॉल्ड परचेजेस। आसान एग्जांपल देता हूं। गाड़ी वाला, ऑटोमोबाइल बिजनेस, गाड़ी वाला गाड़ी बेचेगा, तो गाड़ी बेचने के लिए गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी का काम कर रहा है, गाड़ी खरीदना उसके लिए परचेज कहलाएगी। ठीक है, फर्नीचर वाला फर्नीचर बेचेगा, फर्नीचर खरीदेगा, तो फर्नीचर खरीदना उसके लिए परचेजेस कहलाएंगी। इसी तरीके से लैपटॉप और कंप्यूटर वाला लैपटॉप बेचेगा और लैपटॉप खरीदेगा, लैपटॉप खरीदना उसके लिए परचेजेस कहलाएंगी। याद रखिएगा, अकाउंटिंग में हर चीज, हर खरीदने को हम परचेज नहीं कहते। सिर्फ उस चीज की परचेज को परचेज कहते हैं जो हमने दोबारा बेचनी हो, जो हमने दोबारा बेचनी हो। अब सवाल आ जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, बड़ा कॉमन सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर अगर गाड़ी वाला फर्नीचर खरीदे तो सर परचेज तो वो भी हुई क्योंकि वो खरीद रहा है। सर परचेज हुई क्योंकि वो खरीद रहा है, लेकिन गाड़ी वाला फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर वो बेचेगा तो नहीं। तो सर यहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होगी। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। गाड़ी वाला फर्नीचर खरीद रहा है तो क्या दोबारा बेचने के लिए खरीद रहा है? नहीं सर। शोरूम वाला, ऑटोमोबाइल बिजनेस वाला अगर फर्नीचर खरीद रहा है तो सुनिएगा, अपने यूज के लिए खरीद रहा है, बिजनेस यूज के लिए खरीद रहा है। वो फर्नीचर ऑफिस में लगाएगा तभी तो कस्टमर्स वर्कर्स बैठेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, फर्नीचर खरीदना इज नॉट परचेज फॉर एन ऑटोमोबाइल बिजनेस। सवाल आ जाता है सर फिर फर्नीचर क्या है उसके लिए? तो फर्नीचर इज एन नॉन करंट एसेट फॉर एन ऑटोमोबाइल बिजनेस। एक ऐसा एसेट जो कि वो यूज करेगा अपने बिजनेस में और उसे वो एक साल से ज्यादा यूज करेगा। तो ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए फर्नीचर जो है वो नॉन करंट एसेट हो गया। ऑटोमोबाइल बिजनेस ने लैपटॉप खरीदा, ऑटोमोबाइल बिजनेस ने लैपटॉप खरीदा, अब लैपटॉप वो दोबारा बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहा है,
वो तो अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहा है, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए खरीद रहा है। तो लैपटॉप उसके लिए परचेज नहीं है, बल्कि नॉन करंट एसेट है। लैपटॉप वो 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अब बताएं मुझे, क्या परचेजेस क्लियर है आप लोगों को? यस प्लीज, अब्दुल्ला, हमजा, मिनाल, शायान, अरीब, यस प्लीज बताइएगा जरा, गिव मी अ थम्स अप गाइस इफ दिस इज क्लियर। परचेजेस क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त हो गया। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। पता है परचेजेस, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। परचेजेस पे एक नोट लिख रहा हूं, ये फोकस कीजिएगा। परचेजेस पे एक नोट लिख रहा हूं। परचेजेस आर अ स्पेशल एक्सपेंस। परचेजेज एक स्पेशल एक्सपेंस है एक्सपेंस, लेकिन स्पेशल एक्सपेंस है। और मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बोली थी, मैं आज भी ये बात बोल रहा हूं। आगे जाके विद द सिलेबस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद मोर क्लासेस, यू वुड कम टू नो कि व्हाई इट इज एन स्पेशल एक्सपेंस। आपको आज नहीं बता सकता मैं ये, ना आज आपको ये समझा सकता हूं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा कि भैया परचेजेज स्पेशल एक्सपेंस क्यों है। बस आज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर परचेजेज स्पेशल एक्सपेंस है। ठीक हो गया? तो दो टाइप की परचेजेज होती हैं। ये देखिएगा क्या लिख रहा हूं यहां पे, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ परचेजेस। सर परचेजेस की हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं। सर कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, कैश परचेजेस। ये देखें, नंबर 1, कैश परचेजेस। कैश परचेजेस क्या होती हैं? इट इज वेयर कैश इज पेड टू सप्लायर्स राइट एट द मोमेंट ऑफ परचेजेस। ये देखें सर, कैश परचेजेस क्या होती है हमारे पास? जिस वक्त सामान खरीदा, देन एंड देयर उसी वक्त पैसा दे दिया, इसे कैश परचेज कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, आप सबको याद होगा, आप सबको पता है, हमने एएस स्मार्ट की एग्जांपल ली है। हमने एएस स्मार्ट ओपन किया था अपनी पिछली एग्जांपल्स में, राइट? एएस स्मार्ट हम एग्जांपल लेते हैं। तो एएस स्मार्ट के एएस स्मार्ट में कस्टमर आएंगे सामान खरीदने, तो हमें सामान रखना पड़ेगा। हम कस्टमर कस्टमर जब हमारे पास आएंगे तो हमारे पास सामान होगा तो हम बेचेंगे ना। तो इसका मतलब सामान होने के लिए सामान खरीदना पड़ेगा, हमें गुड्स खरीदने पड़ेंगे। तो गुड्स खरीदने को परचेज कहते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, गुड्स बॉट फॉर, ये लिखा हुआ, गुड्स बॉट फॉर रीसेलिंग पर्पस और ट्रेडिंग पर्पस आर कॉल्ड परचेज। तो गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं। सप्लायर से सामान खरीदना पड़ेगा। तो अब एएस स्मार्ट के बहुत सारे सप्लायर्स होंगे। नेस्ले होगा, यूनिलीवर होगा, पीएनजी होगा, पेप्सी होगा, ठीक है ना? बहुत सारे सप्लायर्स होंगे, शान होगा, मैरान फूड्स होगा, एंड देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ सप्लायर्स। जब हम गुड्स खरीद रहे होंगे अपने सप्लायर्स से, तो हम उन्हें देन एंड देयर पेमेंट कर रहे होंगे, देन एंड देयर हम उन्हें पैसे दे रहे होंगे, उसे कहते हैं कैश परचेज। सामान आया, पैसे दे दिए, कैश परचेज। सामान आया, पैसे दे दिए, कैश परचेज। हिसाब किताब ही नहीं है सप्लायर से, सप्लायर से कोई लेना देना ही नहीं है। सप्लायर ने सामान भिजवाया, पैसे दे दिए, हिसाब खत्म। सप्लायर कौन है, क्या है, नहीं पता हमें, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेमेंट हम फौरन कर रहे हैं। दूसरी परचेजेस होती हैं हमारे पास, जिन्हें हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। ये लीजिए, दूसरी परचेजेस होती हैं हमारे पास गाइस, जिन्हें हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिट परचेजेस? बहुत गौर से देखिएगा। इट इज वेयर कैश मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड राइट
at the moment of purchases. Rather, cash is paid later. अब आप देखें, क्रेडिट परचेजेस। सर, ऐसा सामान, ऐसे गुड्स जो कि हम खरीद रहे हैं लेकिन उस वक्त पेमेंट नहीं कर रहे, देन एंड देयर, राइट देयर, हम पेमेंट नहीं कर रहे, हम कैश नहीं दे रहे, बल्कि हम उधार ले रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। अब एएस स्मार्ट ने पेप्सी से सामान मंगवाया, पेप्सी ने सामान भिजवा दिया, एएस स्मार्ट ने पेप्सी से कहा कि भैया हम आपको 10 दिन बाद इसकी पेमेंट करेंगे। तो इसका मतलब सामान तो आज आ गया, पैसे तो जा नहीं रहे हमारे पास, सामान आ रहा है। और ये पेप्सी हम अपने, मेरे पीने के लिए नहीं आ रही है स्मार्ट में कि भाई मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है, लाओ भाई पेप्सी ला के दो, पेप्सी से ट्रक मंगवा लिए। मैं अपने पीने के लिए नहीं मंगवा रहा, मैं बिजनेस करने के लिए पेप्सी मंगवा रहा हूं, पेप्सी से प्रोडक्ट्स मंगवा रहा हूं। तो याद रखिएगा ये परचेजेस हैं क्योंकि ट्रेडिंग पर्पस है, लेकिन पैसा इन्वॉल्व नहीं है, अभी अभी कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो इसे कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। इसे क्या कहते हैं गाइस? इसे कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इसके साथ, यहां पे गौर से देखिएगा क्या लिख रहा हूं यहां पे। क्रेडिट परचेजेस, ये देखें, credit purchases creates trade payables। ये देखो क्या लिखा है, क्रेडिट परचेजेस क्रिएट्स ट्रेड पेबल्स। तो सर, क्रेडिट परचेजेस जब भी होंगी तो जिससे हमने सामान खरीदा है उधार पे, उसे हम कहते हैं ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिट परचेजेस जब भी होंगी, एक चीज सामने आएगी हमारे, जैसे हम कहते हैं ट्रेड पेबल्स। तो यहां पे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, हु आर ट्रेड पेबल्स? व्हाट इज ट्रेड पेबल? सर, ये ट्रेड पेबल क्या है, कौन है ये ट्रेड पेबल्स? दीज आर those credit suppliers to whom we have to pay the amount. They are current liabilities। ये देखें, तो सवाल आ जाता है सर, ट्रेड पेबल्स कौन होते हैं? क्या सवाल आता है सर? सवाल आता है ट्रेड पेबल्स कौन होते हैं? तो ट्रेड पेबल्स ये वो लोग हैं। कौन? ये वो लोग हैं जिनसे हमने सामान उधार पे खरीदा है। क्या बोला? ये वो लोग हैं जिनसे हमने सामान उधार पे खरीदा है और हमें इन्हें पैसे देने हैं, हमें हमें इन्हें पैसे देने हैं। तो याद रखिएगा, ये पैसे हमें 1 साल के अंदर अंदर देने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पेप्सी को बोलूं यार सामान आज पहुंचा दो, पैसे 2 साल बाद ले लेना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नेस्ले को बोलूं भैया गुड्स आज पहुंचा दो, सामान 10 साल, पैसे 10 साल बाद ले लेना। सर, इनसे जो हमारी सेटिंग होगी, समझिएगा, वैसे तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा बेटा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। और हर बिजनेस के साथ आपके अपने टर्म्स होंगे। मेरे मेरे एएस स्मार्ट के पेप्सी के साथ अलग टर्म्स होंगे, नेस्ले के साथ अलग टर्म्स होंगे, यूनिलीवर के साथ अलग टर्म्स होंगे। सबके अपने अपने टर्म्स होंगे, जैसा जिसका रिलेशन होगा वो वैसे टर्म्स सेट करेगा। लेकिन होगा ये कि अमाउंट 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी है। 1 साल तो कहने के लिए है, वैसे ये 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 14 दिन, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना होता है, अप टू 3 मंथ्स होता है। लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो 1 ईयर होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो 1 ईयर के अंदर जो जो भी अमाउंट हमें पे करनी होती है, ये देखो क्या लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक साल के अंदर अंदर हमें जो भी अमाउंट पे करनी होती है, दीज आर द अमाउंट्स नीडेड टू बी पेड बैक अंडर 1 ईयर। देखें, एक साल के अंदर अंदर जो भी अमाउंट हमें पे करनी है उसे हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट वीक पढ़ा दिया था, आज ये ट्रेड पेबल्स भी आपके सामने आ गया। तो यहां पर हमने करंट लाइबिलिटीज का ट्रेड पेबल्स भी पढ़ लिया। मुझे बताएं, क्या परचेजेस, कैश परचेज, क्रेडिट परचेजेस एंड ट्रेड पेबल्स क्लियर हुआ? बताएं गाइस। यस प्लीज, यस प्लीज, गिव मी द फीडबैक बेटा, डू लेट मी नो यहां तक क्लैरिटी है। अब्दुल्ला एंड मिनाल, ओके ओके परफेक्ट, ओके शायान, ओके बेटा मैसेज आ गया, ठीक है परफेक्ट, ओके मिनाल, ओके चलें कंटिन्यू करते हैं। बेटा पूछ रहा था इज दिस क्लियर, यहां तक सारी चीजें क्लियर है बेटा? परचेजेस क्लियर है, कैश क्रेडिट परचेज क्लियर है, ट्रेड पेबल्स क्लियर है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अब आप नोट करें, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहां से मैं एक कनेक्शन दिखा रहा हूं आपको, सारी चीजों को एक कनेक्शन दिखा रहा हूं, नोट कीजिएगा। सर अकाउंटिंग में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो होती है हमारे पास, एक होती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमें टोटल 6 नेचर्स चाहिए होती हैं, इन्हें 6 नेचर्स कहते हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। तो सर हमने ये 6 नेचर्स पढ़ ली, एसेट्स हमने पढ़ ली है, लाइबिलिटीज हमने पढ़ ली है, कैपिटल हमने पढ़ लिया, ड्रॉइंग्स हमने पढ़ ली, इनकम रेवेन्यू हमने पढ़ लिया, और एक्सपेंसेस भी हमने पढ़ लिया। अब आप नोट करें, अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने एक्सपेंसेस भी पढ़ लिया। सवाल आ जाता है स्टूडेंट का, बड़ा इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपका सवाल ना हो लेकिन स्टूडेंट्स का, यहां पे चंद स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं। आई हैव बीन थ्रू दिस मेनी अ टाइम, हर साल मुझे ये पढ़ाना होता है, हर साल मैं ये पढ़ा रहा होता हूं, इंटेंसिटी यही होती है, एनर्जी यही होती है, क्योंकि नए चेहरे होते हैं हर साल। लेकिन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मेरे पास समवॉट सेम ही आ रहे होते हैं। यहाँ 6 नेचर्स के बाद सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, सर अब बताएं, क्या हम इनकम स्टेटमेंट बनाने के काबिल हो गए? क्या हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के काबिल हो गए? नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी आपने सिर्फ 6 नेचर्स समझी हैं, अभी हमने स्टेटमेंट्स नहीं समझी कि स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं, और स्टेटमेंट्स तक जाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक प्रोसेस है। तो स्टेटमेंट तक जाने से पहले आपको चंद छोटी छोटी चीजें और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, इन 6 नेचर्स के साथ साथ छोटी छोटी चीजें और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। उनमें हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है इन्वेंट्री। ये देखें, इसमें छोटी छोटी चीजें हमारे पास, एग्जैक्टली हमने ये सारी चीजें बेटा, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, मसला नहीं है, ठीक है ना। तो अब आ गई हमारे पास सबसे पहले छोटी छोटी चीजों में ये आ गई इन्वेंट्री। नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर इन्वेंट्री क्या होती है? अच्छा ये मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहली दफा काउंटिंग पढ़ रहे होते हैं वो इन्वेंट्री को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं, और खास तौर पे जो मेमन बैकग्राउंड से आते हैं, जो मेमन स्टूडेंट्स होते हैं ना, क्योंकि मैं खुद मेमन कम्युनिटी का हूं, मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी का हूं, तो मुझे पता है हम इस वर्ड के साथ बहुत अनफेयर करते हैं। इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री होती क्या है, पहले ये बताता हूं। बिल्कुल मिनाल, एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है बेटा आपने, आई एम ग्लैड, आपने बिल्कुल डॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है। इन्वेंट्री होती क्या है, और हमारे मेमन कम्युनिटी में इसको कहाँ इस्तेमाल, किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं इसका, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ओके, व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री देखिएगा, इन्वेंट्री क्या होती है। ओके गाइस, व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री आपके सामने लिखने जा रहा हूं, अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड इन्वेंट्री। ये देखें, ये देखें,
सर क्या होती है इन्वेंट्री? अनसोल्ड गुड्स। क्या? अनसोल्ड गुड्स। हमने सामान खरीदा था बेचने के लिए, राइट? राइट। हमने सामान खरीदा था बेचने के लिए, लेकिन बेच नहीं सके, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। जैसे मिसाल के तौर पे, लैपटॉप वाले ने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप वाले ने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप खरीदना परचेसेस कहलाएगा। लैपटॉप वाले ने लैपटॉप्स खरीदे, लैपटॉप्स खरीदना परचेसेस कहलाएगा। लैपटॉप वाले ने लैपटॉप बेचे, लैपटॉप्स बेचना सेल कहलाएगा। लेकिन क्या सारे लैपटॉप बेच दिए? बताएं जरा, क्या सारे लैपटॉप बेच दिए उसने? नहीं सर, सारे लैपटॉप बेचना पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ लैपटॉप उसके पास बच गए होंगे, बच जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं इन्वेंट्री। अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड इन्वेंट्री, उन्हें हम कहते हैं इन्वेंट्री। तो याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। हमारे पास दो टाइप्स की इन्वेंट्रीज होती हैं। चलें जरा बताइएगा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, हमजा, मिनाल, अरीब, शायान, जरा बताएं बेटा कि इन्वेंट्रीज दो टाइप की कौन कौन सी होती हैं? कैन यू नेम दैम? आई होप एंड आई बिलीव कि आप लोग बता देंगे मुझे, क्योंकि आप सबका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है। आप बता देंगे मुझे कि क्या कितने टाइप की इन्वेंट्रीज होती हैं। यस प्लीज अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, कितने टाइप की इन्वेंट्रीज होती हैं? शायान, अरीब, मिनाल, हमजा, कितने टाइप की इन्वेंट्रीज होती हैं हमारे पास? नो अब्दुल्ला, नो आइडिया? पक्का कंफर्म? कंफर्म? ओके। मिनाल, मार खानी है, पिटाई हो जाएगी मिनाल, मैं बता रहा हूं। जी हमजा, व्हाट अबाउट हमजा? हमजा बता देगा। अरीब, यस प्लीज, कितने टाइप की इन्वेंट्रीज होती है हमारे पास? चैट के थ्रू जवाब दे। उई, हमजा कह रहा है आई फॉरगॉट, हमजा भी कह रहा है आई फॉरगॉट, मिनाल कह रही है आई फॉरगॉट, अब्दुल्ला कह रहा है नो आइडिया। ओहो, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की। चलो मैं बता देता हूं, कोई मसला नहीं है। सर दो टाइप की इन्वेंट्रीज होती हैं, अभी याद आ जाएगा, अभी याद आ जाएगा 1 मिनट में। सर दो टाइप की इन्वेंट्रीज होती है हमारे पास। पहली होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, और दूसरी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये देखो, ये दो टाइप की इन्वेंट्री हैं। ओ देखो, वो कह रहे हैं ओ, अब तो अब ओ करने से कुछ नहीं होता। हाँ, अब ओ करने से कुछ नहीं होता, ओ तो हो गया बेटा, ठीक है ना? अब वो करने से कुछ नहीं होगा, ये मैंने लिख दिया इधर। ओके, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री? अंडरस्टैंड कीजिएगा, देखिएगा, व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री? These are the goods that are available for sale at at the at the start of the year। ये देखें, ये देखें जरा, ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ये वो गुड्स हैं जो कि साल के शुरू में अवेलेबल हैं सेल करने के लिए। जब साल स्टार्ट हुआ ना हमारा, जब हमारा साल स्टार्ट हुआ, जैसे 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को जो गुड्स हमारे पास, हमारी शॉप में, हमारे स्टोर में, हमारे मार्ट में, हमारे शोरूम पे, हमारे वेयर हाउस पे
ऑलरेडी मौजूद हैं, जो बेचने के लिए हैं, वो ऑलरेडी मौजूद है साल के शुरू में, हम उन्हें कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। द गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, नोट कीजिएगा, दीज आर द गुड्स दैट आर available for sale at the end of the year. Current year's closing inventory will become opening inventory of next year। ये देखें, तो इन्वेंट्री क्या होती है, वो गुड्स, इन्वेंट्री क्या होती है, वो गुड्स जो कि हमने खरीदे थे बेचने के लिए, लेकिन बेच नहीं सके, उन अनसोल्ड गुड्स को हम इन्वेंट्री कहते हैं। दो टाइप की इन्वेंट्रीज होती है हमारे पास। ओपनिंग इन्वेंट्री वो गुड्स जो कि साल के शुरू में अवेलेबल हैं, साल के शुरू में हमारे पास मौजूद हैं, पड़े हुए हैं हमारे पास बेचने के लिए, उन्हें हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, वो गुड्स जो कि साल के एंड में मौजूद है हमारे पास, साल के एंड में मौजूद हैं, जिन्हें हम साल के आखिर में बेचेंगे, उन्हें हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। वो अभी तक सेल नहीं हुए, तो याद रखिएगा, इस साल की क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी, इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। इसकी मैं मिसाल दे देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, अंडरस्टैंड करना। भाई लेट सपोज मैंने ए एस स्मार्ट ओपन किया, ठीक है ना, ए एस स्मार्ट मैंने ओपन किया, राइट हो गया, ठीक है। अब ए एस स्मार्ट में मैं सामान खरीदूंगा, सामान बेचूंगा, सामान खरीदूंगा, सामान बेचूंगा, सामान खरीदूंगा, सामान बेचूंगा, मतलब परचेज और सेल, परचेज और सेल, ये पूरे साल होता रहेगा, होगा ना, राइट। 31 दिसंबर आई, साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर आ गई, साल का आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन जब मार्ट बंद होगा, मार्ट के शटर्स डाउन होंगे, तो आप मुझे ये बताएं, क्या मार्ट उस दिन खाली होगा, उस मौके पे खाली होगा, या अंदर सामान पड़ा हुआ होगा? क्या हमने सब कुछ बेच दिया होगा? अब्दुल्ला, हमजा, मिनाल, यस प्लीज, क्या हमने सब कुछ बेच दिया होगा? नहीं सर, है ना, हमने सब कुछ नहीं बेचा होगा। इसका मतलब बताऊं, हमने सब कुछ नहीं बेचा होगा, इसका मतलब यह है कि अंदर गुड्स मौजूद हैं, अंदर गुड्स मौजूद हैं, उन्हें कहते हैं इन्वेंट्री। और क्योंकि साल का आखिरी दिन है, क्लोजिंग है, तो उसे कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, 31 दिसंबर को हमने जब शटर डाउन किया, अंदर सामान पड़ा हुआ है, तो अगला दिन क्या है? सर अगला दिन 1 जनवरी है ना, अगला दिन क्या है? अगला दिन 1 जनवरी है। जब हम अगले दिन आएंगे, जब शटर ओपन करेंगे, तो वही सामान अंदर मौजूद होगा या चोर ले गए? नहीं ना, होगा ना, मौजूद होगा, वो सामान अंदर मौजूद है। वो क्यों रखा है हमने? बेचने के लिए रखा है। पिछले साल बेच नहीं सके थे, इस साल बेचेंगे, तो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी, पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो जो द लास्ट ईयर्स क्लोजिंग इन्वेंट्री या दिस करंट ईयर्स क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बिकम द ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर नेक्स्ट ईयर। अब आप बताएं मुझे, क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ आई आप लोगों को?
आप लोगों का बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्ट होगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और उसमें ये ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री टेस्ट होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात आती ही आती है हमारे पास, राइट तो हम आगे देखेंगे, इसको फर्दर देखेंगे जब हमारे पास टॉपिक्स आएंगे, तो हम इसको फर्दर देखेंगे। ओके, तो हमारे पास ये इन्वेंट्री वाला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे ये इन्वेंट्री था ना, इन्वेंट्री ये मैंने 1 कर दिया। तो अब आप देखें इन्वेंट्री के साथ हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। और वो क्या है सर? वो है रिटर्न्स। देखें जरा, रिटर्न्स। सर नाम से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि वापसी है ना, रिटर्न्स। अगर हम सिर्फ रिटर्न्स को देखें तो नाम से तो लग रहा है वापसी। ये बिल्कुल वही है बेटा जो आपने सुना और जो मैंने बोला, वापसी। किस चीज की वापसी? किस चीज की वापसी? गुड्स की वापसी। किस चीज की वापसी? गुड्स की वापसी। तो ये देखिएगा गौर से, गुड्स सोल्ड और परचेस्ड may need to be returned back। ये देखें, जो गुड्स हमने खरीदे या जो गुड्स हमने बेचे, हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए। हमने गुड्स खरीदे, वापस कराने पड़ रहे हैं। हमने गुड्स बेचे थे, वापस आने पड़ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिटर्न्स। सवाल आता है स्टूडेंट्स का, सर वापस क्यों हो रहे हैं? गुड्स बेच दिए तो कस्टमर क्यों वापस कर रहा है? या हमने गुड्स खरीद लिए तो हम सप्लायर को क्यों वापस कर रहे हैं? बिकॉज दे माइट बी डैमेज्ड। देखें जरा, क्योंकि हो सकता है वो गुड्स डैमेज हो। दे माइट नॉट fulfill the purpose, wrong goods or wrong price। ठीक है जरा, सर गुड्स जो हमने बेचे थे वो हमें वापस हो गए, गुड्स जो हमने खरीदे थे हमने वापस कर दिए। तो क्यों वापस हो रहे हैं? शायद वो गुड्स डैमेज हो, शायद वो गुड्स हमारा पर्पस पूरा ना कर रहे हो, शायद वो गुड्स रॉन्ग हो, वो मांगे ही नहीं थे जो हमें मिले हैं या जो हमने दिए हैं, या प्राइस गलत हो। अच्छा, मिनाल का भी एक और पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। मिनाल का भी एक और बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये मैं मिनाल का पॉइंट यहां ऐड कर देता हूं। मिनाल कह रही है मोर देन नीडेड। हाँ, 100% बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जितने की जरूरत हो उससे ज्यादा के गुड्स आ गए हो या चले गए हो, तो फिर कुछ कुछ वापस हो जाएंगे। मोर देन नीडेड तो कुछ वापस हो जाएंगे। तो सर जब भी गुड्स वापस होते हैं उन्हें रिटर्न्स कहते हैं। नोट कीजिएगा यहां पे क्या लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा रिटर्न्स पे। यहां पे क्या लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा। यहां पे क्या लिख रहा हूं ये देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं हमारे पास। कितने टाइप के रिटर्न्स होते हैं सर? दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास, ये देखें, परचेज रिटर्न। देखें जरा, सर पहला क्या होता है हमारे पास? परचेज रिटर्न। व्हाट डू वी मीन बाय परचेज रिटर्न? वेयर बिजनेस रिटर्न्स गुड्स बैक टू सप्लायर्स।
परचेज रिटर्न reduces the value of purchases। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, ये मेरे साथ साथ पढ़िएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सर दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं हमारे पास, ये देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। सर कितने टाइप के रिटर्न्स होते हैं? सर दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं हमारे पास पहला होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्या मतलब है कि बिजनेस जब बिजनेस सामान वापस करे अपने सप्लायर को, हमने सामान खरीदा, हमारा मार्ट है, हमने सामान खरीदा एंग्रो से, पेप्सी से, यूनिलीवर से, नेस्ले से, अब हम इन्हें सामान वापस कर रहे हैं, इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। और याद रखिएगा, परचेज रिटर्न रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ परचेजेस। जैसे अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, गौर से देखिएगा। हमने पेप्सी पाकिस्तान से 2 लाख रुपए का सामान मंगवाया था। हमने पेप्सी पाकिस्तान से 2 लाख रुपए का सामान मंगवाया था। पेप्सी पाकिस्तान ने जब हमारे पास सामान भिजवाया तो उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए की। ये सामान हमने खरीदा है गाइस, ये सामान हमने खरीदा है। अच्छा, इररिस्पेक्टिव कि कैश पे खरीदा, ये देखो मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव कि हमने सामान कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने सामान कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा, सामान कैश के अगेंस्ट है या उधार पर है, परचेजेस परचेजेस रहेंगी, परचेजेस परचेजेस कहलाएंगी। ये लीजिए, तो हमने पेप्सी पाकिस्तान से 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, कैश हो या क्रेडिट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसमें से कुछ सामान हम वापस कर रहे हैं, लेस रिटर्न्स। हमने 30,000 का सामान पेप्सी पाकिस्तान को वापस कर दिया। तो गौर से देखिएगा, परचेजेस की अमाउंट जो कि 2 लाख रुपए थी अब कम होके 170,000 हो गई हैं। तो इसलिए कहते हैं परचेज रिटर्न रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ परचेजेस। इसलिए कहते हैं कि परचेज रिटर्न रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ परचेजेस। मुझे बताएं, क्या यहां तक बात समझ आ गई? ओके मिनाल, ठीक है बेटा। यस प्लीज, अब्दुल्ला, अरीब, शायान, यहां तक बात क्लियर है बेटा? ये पूरी बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? मैं 1 आध 2 मिनट देता हूं आप लोगों को। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी बेटा। Abdullah, do you have any question? Hamza, do you have any question? Shayan and Arif, do you have any questions beta? Do you guys have any questions as of right now? कोई सवाल तो नहीं यहां तक? ओके, नो सर, नो सर, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यहां तक क्लैरिटी है। तो दो टाइप की रिटर्न्स में हमारे पास, ओके ओके, नो सर, नो सर, परफेक्ट परफेक्ट। तो दो टाइप के रिटर्न्स में हमारे पास आ गया परचेज रिटर्न। ये देखें जरा, दूसरा रिटर्न होता है हमारे पास सेल्स रिटर्न। ये लीजिए, दूसरा होता है हमारे पास सेल्स रिटर्न। अच्छा, मैं एक चीज ऐड ऑन करना भूल गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक चीज ऐड ऑन करना भूल गया था, ये लिख रहा हूं यहां पे, परचेजेस रिटर्न्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड्स। ये लीजिए, हम परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। हम परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। तो परचेज रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड्स।
अब आ जाते हैं हम जरा सेल्स रिटर्न पे, वेयर बिजनेस receives goods back from customers. Sales return reduces the value of sales. देखिए जरा, सर दो टाइप के रिटर्न थे। एक वो जो हम सप्लायर को वापस कर रहे थे, और एक वो जो कस्टमर हमें वापस कर रहा है। एक वो जो हम वापस कर रहे थे, एक वो जो कस्टमर हमें वापस कर रहा है। तो जो कस्टमर हमें वापस कर रहा है उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं उसे? सर उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न सेल्स की वैल्यू को कम कर देता है। हमने गुड्स बेचे, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। किसी वजह से कस्टमर को वो गुड्स समझ नहीं आए, वो गुड्स नहीं थे जो उसने ऑर्डर किए थे, वो प्राइस पे नहीं है जो हमने उसे प्रॉमिस किया था, या गुड्स एक्सेसिव बेच दिए, या गुड्स डैमेज हैं। कस्टमर ने बोला भैया ये वापस करो, हम वापस भिजवा रहे हैं। तो ऐसे गुड्स जो कस्टमर की तरफ से हमें वापस आ जाएं, बेटा उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स की वैल्यू को कम कर देता है। ये देखें जरा, ये लिख रहा हूं मैं आपके सामने, सेल्स। लेट सपोज, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, मजेदार एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज एक हमारे मार्ट में लेट सपोज कॉन्टिनेंटल बेकरी वाले आए। राइट, लेट सपोज हमारे मार्ट में कॉन्टिनेंटल बेकरी के लोग आए और उन्होंने कहा कि हम आपसे जो है वो फ्रीक्वेंटली सामान खरीदेंगे, और लंबा एक हमारा काम होगा, तो एक हमारा अकाउंट मेंटेन करें, हम आपसे कभी उधार पे खरीदेंगे कभी कैश पे खरीदेंगे। हमने उन्हें सामान बेचा 3 लाख रुपए का, कैश हो या क्रेडिट, सेल्स सेल्स होती हैं भैया। कैश, वो ये तो वो वाला डायलॉग हो गया, डिग्री डिग्री होती है असली हो या नकली। हाँ भाई, ये तो वो वाला मीम हो गया, डिग्री डिग्री होती है असली हो या नकली। तो सेल्स सेल्स होती है, कैश हो या क्रेडिट। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखे जरा क्या लिखा है यहाँ पे, सेल्स। सर सेल्स, गुड्स सोल्ड आर नोन एज सेल्स। गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, गुड्स बेचे सेल्स कहलाएंगी। कैश सेल्स पैसा फौरन मिल गया, क्रेडिट सेल्स उधार पर है पैसा बाद में मिलेगा, लेकिन सेल्स कहलाएंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कैश हो या क्रेडिट, सेल्स सेल्स होती हैं। तो इसी इसी तरीके से हमने उन्हें गुड्स बेचे 3 लाख रुपए के। हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, टाइम पीरियड बाद उन्होंने हमें कुछ गुड्स वापस भिजवा दिए। उन्होंने कहा ये आप 40,000 रुपए की गुड्स वापस रखें, ये हमारे काम के नहीं है, डैमेज हैं, हमारे काम के नहीं है, ये वो नहीं है जो हमने मांगे थे, यार ये हमारा पर्पस पूरा नहीं कर रहे। तो अब आप देखो, हमारे गुड्स की जो हमने बेचे थे उसकी वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू रह गई 260,000। तो देखो, सेल्स रिटर्न ने हमारी सेल्स की वैल्यू को कम कर दिया। मैं यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए लिख रहा हूं, सेल्स रिटर्न, sales returns are also called return inwards। ये लीजिए सर, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं कि ये सामान हमारे पास आ रहा है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, सर इसको रिटर्न आउटवर्ड्स क्यों कहते हैं। ये देखो, इसको रिटर्न आउटवर्ड्स क्यों कहते हैं,
क्योंकि हम भेज रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं, हमारे पास से गुड्स बाहर जा रहे हैं, हमारे पास से गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो उसे रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं। सेल्स रिटर्न, कस्टमर ने हमें गुड्स भिजवा दिए, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, उसे सेल्स रिटर्न इनवर्ड्स आ रहे हैं, तो उसे रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं। मुझे बताएं, क्या यहां तक बात समझ आ गई? यस प्लीज, यस प्लीज। क्या रिटर्न्स क्लियर हो गए? क्या इन्वेंट्री समझ आ गई? क्या आज की क्लास के परचेजेस समझ आ गए? यस प्लीज। क्या आज की क्लास के ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए?